नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और मैं कुछ बता दूं सर, आपके जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको बेहतरीन तरीके से हाईलाइट कर रखा है। आप देख सकते हैं कितने तरीके से हमने हर एक पॉइंट जिस पे एमसीक्यू बन सकता है हमने उन सब चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है। और डेज वाइज भी जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपको डील करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में इसमें बता रखा है। और जिन्होंने लास्ट हमारा वीडियो देखा होगा फेमा का, तो उनको पता है कि मैं एमसीक्यू भी डिटेल में इसी में ही रिवाइज करा देता हूँ आपको कि कैसे कैसे आपको हैंडल करना है। तो बस आराम से रिलैक्स माइंड के साथ इंजॉय करें इस सेशन को, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इंसॉल्वेंट होता कैसे है कोई इंसान, पर्सन की अगर हम बात करें, इंसॉल्वेंसी कब अराइज होती है? सर इंसॉल्वेंसी जब अराइज होती है जब हमारे एसेट इज लेस देन टू लायबिलिटी, जो नॉर्मली हम बताते हैं, या ही इज अनेबल टू पे डेट, ही इज अनेबल टू पे डेट, पे लायबिलिटी डेट। ठीक है, तो उस घड़ी उस केस में हम बोल सकते हैं कि सर इंसॉल्वेंसी अराइज हो गया। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल है तो हम उसको क्या बोलते हैं सर? इंडिविजुअल के केस में सर हम उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। और जबकि हम कॉर्पोरेट पर्सन की बात करें, कॉर्पोरेट पर्सन में हमारे साथ 3 लोग आ जाते हैं कॉर्पोरेट पर्सन, जिसमें हमारा कंपनी, एलएलपी और पर्सन विद लिमिटेड लायबिलिटी, 3 लोग आते हैं। ठीक है, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं सर? हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी, या हम बोलते हैं लिक्विडेट होगी कंपनी, लिक्विडेट हो गई। ठीक है, इंसॉल्वेंसी में सर आपने पढ़ा होगा सर, जैसे कि हम डेट पे नहीं कर पाते, रिकंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा इंटर लेवल पे, जब हम डेट पे नहीं कर पाते तो हम उनको क्या बोलते हैं सर? आप हमारे कंपनी के इक्विटी ले लीजिए, या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो आप उसके बदले लीजिए सर डेट ले लीजिए। मतलब हम कोने रिकंस्ट्रक्शन का प्लान उनके सामने रखते हैं ताकि हमारी कंपनी बची रहे। जबकि लिक्विडेट में क्या होता है कि पूरा का पूरा कंपनी का चिट्ठा बंद हो जाता है, खत्म, टाटा बाय बाय अलविदा हो जाता है। तो इंसॉल्वेंसी के लिए हम क्या देखेंगे सर? हम देखेंगे सीआईआरपी, सीआईआरपी। और लिक्विडेट के लिए तो लिक्विडेट प्रोसेस है ही, लिक्विडेट प्रोसेस, दोनों चीज हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सीआरपी सर, सीआरपी क्या सर? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। मतलब सिंपली सर हम एक डील बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे सर, अपने सभी क्रेडिटर के सामने रखेंगे और उनको बोलेंगे सर आप थोड़ा सा डेट कम कर लीजिए या इंटरेस्ट के बदले डेट ले लीजिए, उसको सीआईआरपी बोला गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं, पहले सीआईआरपी देखते हैं, समझिएगा। एक बार ना ओवरव्यू ले लीजिए, फिर उसके बाद ना हम धीरे धीरे अपना बिल्कुल डिटेल में बहुत प्यार से और अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल होता है बैंकरप्ट, ठीक है, और दूसरे केस में क्या होता है सर? हमारा होता है कॉर्पोरेट पर्सन होता है क्या? इंसॉल्वेंट, या होता है लिक्विडेट। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है मिस्टर हरी करके आता है तो आप क्या बोलेंगे सर? लिक्विडेट हो सकता है मिस्टर हरी। मतलब जो मैंने आपको बताया ऊपर, मिस्टर हरी, एक और एग्जांपल ले लीजिए पहले। मिस्टर हरी इज अनेबल टू पे डेट 10 करोड़, हाँ, टेकन फॉर हिज हाउस, टेकन फॉर हिज हाउस। तो क्या कंपनी जिसने बैंक से लिया, क्या वो लिक्विडेशन प्रोसेस में जा सकती है? क्या बैंक जो है वो लिक्विडेशन प्रोसेस में जा सकती है? एक चीज बताओ, लिक्विडेशन में क्या होता है सर? हमने बात किया था पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है कंपनी का। मिस्टर हरी एक इंसान है, इंडिविजुअल है सर। कॉमन सेंस भी अगर हम लगाए तो लिक्विडेशन का प्रोसेस कभी अप्लाई हो नहीं सकता मिस्टर हरी पे, इंडिविजुअल पे। तो अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आता है ना, तो आप ना ओपन माइंडेड से सोच के लिखिए कि सर लिक्विडेशन प्रोसेस तो हम लगा ही नहीं सकते, समझ रहे हैं? तो अगर आपके 4 ऑप्शन आते हैं, लिक्विडेशन, बैंकरप्सी, या थर्ड में बोलता है आपको इंसॉल्वेंसी सीआईआरपी पे जा रहा है, चौथा बोलता है ऑल ऑफ द अबव एज पर मैनेजमेंट, तो सर क्या होगा? पहले तो लिक्विडेशन में जा नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। चौथा ऑप्शन में था ऑल ऑफ द अबव एज पर मैनेजमेंट इंटेंशन, तो वो हो नहीं सकता। थर्ड था सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। थर्ड सीआईआरपी कॉर्पोरेट पे लगता है तो वो भी नहीं सकता। तो सेकंड बचा हमारा बैंकरप्सी, बैंकरप्सी के लिए अप्लाई होता है। तो ये ना छोटे छोटे चीज के ना एमसीक्यू बनाया जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट, अगर ये सब जो बेसिक ही अगर आपका क्लियर नहीं है ना, तो ये भी पॉसिबल है कि सर आप 1-2 मार्क्स के एमसीक्यू गलत करके आ जाए।
ठीक है, मतलब आपको सारे लिमिट याद थी, सब कुछ याद था, लेकिन आप लिमिट वाला क्वेश्चन करके आ गए और ये जो इजी जो टुच्चू मुच्चू थे वो आप भूल जाए। तो ये गलती ना करें, इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे सीआईआरपी में स्टेटस क्या होते हैं, कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, क्या डेज है, क्या लिमिट है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या रोल्स होता है, क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे एमसीक्यू आएंगे, क्या केस स्टडी है, क्या आईसी है, क्या अजम्पशंस है, सबके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए आराम से रिलैक्स बैठ के बस मजे से एंजॉय करें सर इस सेशन को। आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं इस प्रोसेस को। सर प्रोसेस क्या है? प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा डिफॉल्ट से। सर किससे स्टार्ट होता है? सर डिफॉल्ट से। सर पहले क्या हुआ? सर डिफॉल्ट हुआ है पेमेंट में, ठीक है। सर पहले क्या हुआ? डिफॉल्ट इन पेमेंट, ओके। जैसे मैंने आपको बताया सर, डेटर वो क्रेडिटर की हम पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, या हम इंटरेस्ट नहीं दे पाए बैंक के, तो हमने डिफॉल्ट करा इन पेमेंट में। जब डिफॉल्ट करा तो उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल होती है। क्या फाइल होती है सर? एप्लीकेशन। सर किसके द्वारा फाइल होती है? FCOC कॉर्पोरेट डेटर, FCOC और कॉर्पोरेट डेटर। अब ये FCOC और कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है सर, ध्यान समझिएगा, और इस पे मैं एमसीक्यू बताता हूँ। FC क्या है सर? FC हो गया फाइनेंशियल क्रेडिटर। OC क्या हो गया? ऑपरेशनल क्रेडिटर। CD क्या हो गया? कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर में आप एग्जांपल ले लीजिए बैंक का, इजीली समझ में आ जाएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर में हमारे हो गए वेंडर, जिससे हमने परचेज करा होगा, परचेज जिससे हम करते हैं, स्टॉक हो गया, इन सब चीजें जो होते हैं, सेल परचेज जो होते हैं, वेंडर वो एग्जांपल होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर का। या एम्प्लॉय भी आ जाता है, ठीक है, वर्कमैन भी आता है। कॉर्पोरेट डेटर में कंपनी इटसेल्फ। इस बात को ध्यान रखना कि कंपनी खुद भी चाहे ना तो भी CIRP के लिए अप्लाई कर सकती है। ये आप स्टार लगा लो, चांद बना लो इसके ऊपर, बेशक से स्टार, चांद, सूरज सब लगा लो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में आपको MCQ में दिख सकता है कि सर मिस्टर XYZ लिमिटेड wants to apply for an CIRP, is he can apply? Yes, if he can apply then it's okay, ठीक है। तो अब आपके जो मैनेजर है, जो आपके कंसल्टेंट है, उसको डाउट है कि वो सर अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, और कौन कौन से पर्सन है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो FC हो गया, OC हो गया, और कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ, और चौथे में लिखा रहेगा बोथ A and B। तो बच्चे क्या कर कहेंगे? बोथ A and B कर देंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये भूल जाते हैं कि कॉर्पोरेट डेटर कंपनी अपने आप को चाहे तो इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर वो कब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब डिटेल में ये तीनों कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोसेस क्या है, लिमिट क्या है, सबके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एक बार आप पहले ओवरव्यू ले लीजिए, MCQ देख लीजिए कैसे कैसे MCQ फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया एप्लीकेबल एप्लीकेशन सर कौन कौन दे सकता है? सर FC फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर OC, CD कॉर्पोरेट डेटर में कंपनी चलती है। ऑपरेशनल क्रेडिटर में हमने बात करा जिससे हमने परचेज करा था, वेंडर थे, उन सब की पेमेंट रह गई थी, या हमारे एम्प्लॉय वर्कमैन रह गए थे। फाइनेंशियल क्रेडिटर में बैंक और NBFC ऑब्वियसली वो आ गए थे, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन आपने फाइल करी तो डेज आप लिख लीजिए। डेज आप क्या है सर? 14 डेज। 14 डेज का टाइम होता है सर, 14 डेज का टाइम होता है। उसमें आपकी एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी। एक्सेप्ट हो गई तो उसी वक्त क्या पॉइंट हो जाएगा सर? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। और पब्लिक एक नोटिस दे दिया जाएगा। पब्लिक नोटिस जनरली एक न्यूज़पेपर में दे दिया जाता है कि सर ये कंपनी पे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अप्लाई हो चुका है, अगर किसी का कोई भी ड्यू है तो वो हमें आके बता दीजिए। मोरेटोरियम के बारे में पता करेंगे क्या है, और CRP स्टार्ट डेट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये कौन सी डेट है? इसको बोलते हैं इंटीमेशन डेट। आपको पेपर में बकायदा आएगा इंटीमेशन डेट। और ये जो एक्सेप्ट हुई ना, एक्सेप्ट हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कमेंसमेंट डेट। इस पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीमेशन डेट वो डेट होती है जिस दिन एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दिया है, ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर में, ऑपरेशनल क्रेडिटर में। और एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट होती है वहां से स्टार्ट होता है कमेंसमेंट डेट, ठीक है। और उसके 30 डेज के अंदर अंदर ही फॉर्मेशन ऑफ
कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनता है COC, उसके 7 डेज के अंदर अंदर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस मीटिंग कंडक्ट करती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर। कमिटी ऑफ क्रेडिटर में बेसिकली जिनका अमाउंट ड्यू है वो सब बैठते हैं, वो कौन लोग होते हैं, कितनी वोटिंग राइट होती है, सबके बारे में बात करेंगे। उसके अंदर हम अपॉइंट करते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को हम अपॉइंट करते हैं और ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं। अगर मैंने प्रोसेस गलती से प्रोनाउंस कर दिया हो तो अपॉइंट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। उसके हम फॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि बेस से एक चिट्ठा बनाते हैं कि सर आपका इतना ड्यू आउटस्टैंडिंग है, आप हमारे इक्विटी ले लीजिए या हमारा जो इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ कर दीजिए। अगर नहीं हो पाता है, अगर फॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं हो पाता है तो उस घड़ी में लिक्विडेट पे जाती है कंपनी। फिर उसके बाद फाइनलाइज करती है रिजोल्यूशन प्लान को एंड उसके बाद हमारा फाइनली सबमिशन हो जाता है किसका सर, रिजोल्यूशन प्लान का, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो तो सर हम डेज की कैलकुलेशन देखते हैं। हम यहाँ तक चीजें समझ में आ गई तो एक बार MCQ देखते हैं कुछ और डेज की कैलकुलेशन भी देखते हैं, ठीक है। एक बार रिव्यू कर लो, देख लो। चलो अब कुछ डेज है, मेरे को जरा आंसर देते रहना, फटाफट आंसर देते रहना, ज्यादा देर नहीं करेंगे। BOD decides on 28 अप्रैल 28 अप्रैल अप्लाई फॉर क्या था, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, IRP, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन CIRP के लिए अप्लाई करना है। दे साइंड ऑन 30 अप्रैल, सबमिटेड 1 मई, एक्सेप्टेड 13 मई। अब आपसे पूछा जाएगा सर इंटीमेशन की डेट क्या है, इंटीमेशन की डेट क्या है। सर आपको 4 ऑप्शन दिए गए इंटीमेशन की डेट के लिए। 28 दे रखा है, 30 दे रखा है, 1 मई दे रखा है एंड दे रखा है 30 में। तो सर इंटीमेशन की डेट क्या होती है सर, जिस दिन हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जो क्या होगा सर 1 मई रहेगा, ओके। कमेंसमेंट की डेट क्या रहेगी, सबसे अच्छा क्वेश्चन, कमेंसमेंट की डेट क्या रहेगी सर, 28 रहेगी, 30 रहेगी, ठीक है, 13 रहेगी या 14 रहेगी। इसको थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं, 15, 14, 13। अब मेरे को बताओ सर कमेंसमेंट डेट क्या रहेगी। कमेंसमेंट डेट हमने पढ़ा था सर जिस दिन जिस घड़ी आपकी एप्लीकेशन हो जाती है वो एक्सेप्ट, जिस दिन जिस घड़ी आपकी एप्लीकेशन हो जाती है एक्सेप्ट। जनरली बच्चे क्या करते हैं 14 डेज का टाइम पीरियड है और वो लोग क्या करते हैं, जिन्होंने पढ़ा था, जिन्होंने जस्ट लिमिट याद करके आए थे 1 + 14 क्या करेंगे सर, 15 तारीख देखिए 15 तारीख को टिक कर देंगे। ये गलती मत करना। 14 डेज का टाइम पीरियड दे रखा है तो आपका इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो सकती, उससे पहले कमेंसमेंट डेट स्टार्ट नहीं हो सकती। सर उससे पहले जब एक्सेप्टेंस हो गई है तो कमेंसमेंट डेट सर कब स्टार्ट होगी सर, ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस की डेट से जो क्या रहेगा 13th में। तो ये होगा आपके कुछ MCQ छोटे छोटे। आप ये एक बार चार्ट देखें और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ, ठीक है। और हम MCQ भी ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे बहुत ईजिली। आप बस रिलैक्स, बस सुनते रहें और एंजॉय करें इस शो को। डिफॉल्ट इन पेमेंट करा, एप्लीकेशन कौन कौन करता है, FC, OC, CD। 14 डेज का समय दिया गया एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट के लिए। एक्सेप्ट हुआ तो अपॉइंट हो जाता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये होता कौन है उसके बारे में बात करेंगे। पब्लिक नोटिस दिया जाता है, पब्लिक नोटिस में क्या कंटेंट होता है वो भी हम बात करेंगे। मोरेटोरियम लग जाता है, मोरेटोरियम क्या होता है, कैसे लगता है उसके बारे में बात करना है। CRP इससे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्मेशन होता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर। उसके 7 डेज में फर्स्ट मीटिंग होती है एंड देन रिजोल्यूशन प्रो कमेटी क्रेडिटर मिलकर एक फाइनेंशियल रिजोल्यूशन प्लान बनाते हैं और सबमिट कर देते हैं प्लान। ये सब ठीक है। तो अब हम देखते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर के बारे में, ठीक है। आ जाओ ऊपर, थोड़ा सा जूम करूँ क्या। ठीक है, आ जाओ। फाइनेंशियल क्रेडिटर जैसे मैंने आपको बताया था मीन्स अ पर्सन, एनी पर्सन टू हुम अ फाइनेंशियल डेट इज ओन एंड इंक्लूड्स पर्सन टू हुम सच डेट हैज बीन लीगली असाइंड और ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, इजी है।
इसमें एक डेफिनेशन बहुत प्यारी सी आ जाती है, वो है फाइनेंशियल डेट की। अब ये क्या था ना सर, पुराना सिलेबस ना डिस्क्रिप्टिव जो आपसे पहले होता था लास्ट टाइम तक, तो इस पे ना थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे। चांसेस बहुत ज्यादा कम है। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सर ऐसे तो चीजें पूछी नहीं सकते, फाइनेंशियल डेट होता क्या, क्योंकि फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन अगर आप फाइनल लेवल पे पूछे तो मनी बोरोड आपको पता ही होता है, इंटरेस्ट की पेमेंट आपको पता ही होता है, उसको हम फाइनेंशियल डेट पढ़ते हैं। सर आप बता क्यों रहे, एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, गलती से अगर आ गया तो आप ले अटेम्प्ट कर ले आराम से। अमाउंट रेज करा हुआ, क्रेडिट फैसिलिटी इक्विवेलेंट, इशू ऑफ बॉन्ड, नोट्स, डिबेंचर, लोन स्टॉक, एनी लीज और हायर परचेज, ठीक है, एंड रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंट ऑन नॉन रिकॉर्स बेसिस। ये ध्यान रखिएगा, ऑन किस बेसिस पे सर, ऑन नॉन रिकॉर्स बेसिस पे, ठीक है, और नॉन रिकॉर्स बेसिस पे, ठीक है। एनी फॉरवर्ड सेल परचेज एग्रीमेंट हुआ है, उसको कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग है, जिसका कमर्शियल इफेक्ट क्या है, ऑफ बोरिंग है, ओके। आगे आ जाए, एनी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन भी आता है, ओके। गारंटी, इंडेमनिटी बॉन्ड, डॉक्यूमेंट्री, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब चीजें ये हमारे क्या आते हैं सर, ये आ जाते हैं फाइनेंशियल डेट के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल डेट जो ओन करता है उसको क्या बोलते हैं सर, फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन क्या होते हैं, जो फाइनेंशियल डेट ओन करता है। यहाँ पे वर्ड यूज करके फाइनेंशियल डेट, तो ये दो वर्ड जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, पेपर में जनरली आ सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होता है। तो ये डेफिनेशन छोटी सी 2 लाइन की पूछी जा सकती है, जिसमें आपको देखना होगा फाइनेंशियल डेट इज ओल्ड है कि नहीं, ठीक है। बहुत इजी, बहुत आसान। ऑपरेशनल डेट बहुत आसान है, इसको छोड़ देते हैं अभी। हाँ ये देखिएगा, ये दोबारा आ गया। हाँ फाइनेंशियल डेट में ना ये एक चीज है, ये केस हुआ था, सब्सक्रिप्शन मनी लिया हुआ है ना फॉर परचेज ऑफ शेयर इज नॉट अ फाइनेंशियल डेट। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये केस हुआ था, जो सब्सक्रिप्शन मनी होता है, जो इक्विटी शेयर इशू करते वक्त होता है, अगर वो आपने ले रखा था फॉर परचेज ऑफ शेयर इज नॉट अ फाइनेंशियल डेट, तो उस चीज को ना हम फाइनेंशियल डेट नहीं मानते। ये एक चीज आप देख लीजिए, ये एमसीक्यू में जनरली पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन पे। कॉर्पोरेट पर्सन होता क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था सीआरपी अप्लाई सर किस पे होता है, सर कॉर्पोरेट पर्सन पे होता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट पर्सन बेसिकली है कौन, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सर एक कंपनी होती है, सर कॉर्पोरेट पर्सन कौन कौन होता है, कंपनी, एलएलपी एंड पर्सन विद लिमिटेड लायबिलिटी, पर्सन विद लिमिटेड लायबिलिटी पीएलएल, पर्सन विद लिमिटेड लायबिलिटी पीएलएल, मतलब किसी और एक्टिव में रजिस्टर्ड हो रखा है, उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर की एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, मींस अ कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन, ठीक है, मींस अ कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन। ये एक लाइन की डेफिनेशन से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे इस समय कोई भी जो डेफिनेशन से आप देखेंगे तो कोई ज्यादा खास है नहीं, डेफिनेशन आने योग्य है नहीं, और ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट क्या होती है, ठीक है। हाँ ये एक बहुत अच्छी चीज है। रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशंस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी इन केस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हमारी कौन कौन से रिलेटेड पार्टी होते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, जब ध्यान से समझेगा। मैं आपको इसलिए बता दूंगा ये, और आप चाहें तो साथ में ना अपने जो भी नोट्स है ना उसके साथ साथ ना अपना इसको नोट डाउन करते रहिएगा। रिलेटेड पार्टी, कॉर्पोरेट डेटर के, कॉर्पोरेट डेटर केस में, ओके। सीडी कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर का कोई डायरेक्टर है, प्रोमोटर है या केएमपी है, सर क्या है सर, केएमपी, तो ये सारे के सारे रिलेटिव रहेंगे, और इनके कोई भी रिलेटिव है वो भी रिलेटिव पार्टी के डेफिनेशन में आते हैं। मैंने क्या बोला सर, कॉर्पोरेट डेटर के डायरेक्टर, प्रोमोटर, केएमपी, साथ साथ उनके तीनों के जो रिलेटिव हैं वो सर सारे के सारे कॉर्पोरेट डेटर के रिलेटिव पार्टी में आते हैं। ये बोलता है क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, ठीक है। दूसरा आ जाए क्लॉज सी पे, कॉर्पोरेट डेटर, डायरेक्टर, पार्टनर या केएमपी है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट डेटर के डायरेक्टर,
डायरेक्टर, पार्टनर या केएमपी या इसके रिलेटिव। पार्टनर है किसी फर्म में या एलएलपी में, तो ये फर्म और एलएलपी भी क्या हो जाएगी सर, रिलेटिव हो जाएगी। ये सर क्या हो जाएगी, फर्म और एलएलपी भी रिलेटिव। मतलब कॉर्पोरेट डेटर के कोई डायरेक्टर, पार्टनर, केएमपी रिलेटिव है तो रिलेटिव है। पार्टनर है सर किस में, फर्म या एलएलपी में, तो वो फर्म और एलएलपी भी सर हमारी क्या हो जाएगी सर, हमारी हो जाएगी रिलेटिव पार्टी हो जाएगी। आ गया डी पॉइंट। डी पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट डायरेक्टर, कॉर्पोरेट डायरेक्टर के डायरेक्टर, पार्टनर या केएमपी प्लस इसके रिलेटिव होल्ड करते हैं शेयर ग्रेटर देन 2%। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 2% किसके सर, शेयर कैपिटल के। तो ये प्राइवेट कंपनी हमारी क्या हो जाएगी सर, रिलेटिव। और अगर ये पब्लिक कंपनी के 2% पेड अप कैपिटल, सर ध्यान समझिएगा, यहां लिखा हुआ पेड अप कैपिटल होल्ड करते हैं, तो ये कंपनी हो जाएगी हमारी रिलेटिव। सर प्राइवेट कंपनी में शेयर कैपिटल बड़ी जो है, जबकि पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल। सर आप सीए फाइनल लेवल पे आपको पता होता है सर, हमने अगर शेयर कैपिटल 1 लाख का, जरूरी नहीं है कि हमने सारे के सारे शेयर इशू कर रखे हों। जनरली कंपनी हमारा पेड अप जो शेयर कैपिटल होता है हायर अमाउंट पे करते हैं पब्लिक कंपनी, ठीक है। जैसे उनका होता है, अगर आप देखेंगे टाटा कंपनी का तो 100 करोड़ का सर पेड अप कैपिटल है, लेकिन इशू सर कितना का रखा है, 30 करोड़ 40 करोड़ सर एक्सेस शेयर कैपिटल रखा होता है। सर अगर आप 100 करोड़ का शेयर कैपिटल दिखा देते हो, उसका 2% होगा 2 करोड़। सर इतना तो पब्लिक के पास भी अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए पब्लिक कंपनी के जब डेफिनेशन बनाया गया रिलेटिव पार्टी का, तो उसमें लिख दिया सर पेड अप कैपिटल, जबकि प्राइवेट लिमिटेड का सर ऐसा कुछ होता नहीं है। जितना वो जनरली आपने इनकॉर्पोरेशन करा हो कई कंपनी का, तो जितना उनको अपना इशू कर रखा होता है उतना ही अपना शेयर कैपिटल रखते हैं। तो इसलिए प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में क्या बोला कि कॉर्पोरेट डायरेक्टर, पार्टनर, केएमपी या इसके रिलेटिव होल्ड करते हैं 2% ज्यादा किसके सर, शेयर कैपिटल के, ठीक है। आगे आ जाएंगे। हाँ, कॉर्पोरेट डेटर के कहने पर, कॉर्पोरेट डेटर में ऑब्वियसली डायरेक्टर, प्रोमोटर, केएमपी या इसके रिलेटिव के कहने पर अकस्टम टू एक्ट, मतलब जैसे हमने कुछ बोला तो वो करने के लिए राजी हो जाते हैं। अकस्टम टू एक्ट सर कौन सर, लेट्स सपोज बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट सर, बॉडी कॉर्पोरेट बीओडी, एमडी, मैनेजर, या मैं बोल सकता हूं कोई एलएलपी और फर्म भी, एलएलपी फर्म, पार्टनर, तो ये लोग भी सर हमारे क्या हो जाएंगे सर, ये लोग भी हमारे हो जाएंगे रिलेटिव। सर हमारे क्या हो जाएंगे, रिलेटिव। ओके, मतलब मेरे कहने पर कोई एलएलपी फर्म के पार्टनर जो है अकस्टम टू एक्ट हो जाते हैं, या एलएलपी खुद मेरे कहने पर काम कर रही है, तो वो क्या हो जाएंगे सर, हमारे रिलेटिव। सर ऐसा कब होता है सर, जैसे आपके कई सारे दोस्तों के साथ दोस्ती होगी, वो बड़े होके एलएलपी फर्म खोलेंगे, वो एक छोटी रिक्वेस्ट करेंगे, तो जनरली क्या होता है सर, वो रिक्वेस्ट पे हम भावुक हो जाते हैं, कई गहरी दोस्ती होती है, तो इसलिए अकस्टम टू एक्ट लाया गया। अकस्टम टू एक्ट हुआ तो वो भी हमारी जो कंपनी है जिसमें हमारा शेयर नहीं, हिस्सेदारी नहीं, उसके बावजूद भी वो हमारे लिए, हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं, तो क्या मानेंगे सर, हम रिलेटिव मानेंगे, ठीक है। अगर किसी पर्सन के एडवाइस पर, मतलब ऊपर वाले के ही अपोजिट, किसी पर्सन के एडवाइस पर अगर वो कॉर्पोरेट डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट है, तो वो भी रिलेटिव हो जाएगा। सही कहता सर, ऊपर वाले का रिलेटिव, ऊपर वाले का अपोजिट। हमने देखा था कि हमारे कहने पर कोई और काम कर रहा है, ये भी तो लगता है हम किसी और के कहने पर काम कर रहे हो, तो वो क्या होगा सर, ऑब्वियसली सर हमारा रिलेटिव हो जाएगा। आ गया सबसे इजी, होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी हमेशा सर हमारी क्या रहती है, रिलेटिव रहती है, ठीक है।
ये सिंपली सर आप भी सर किसी नोट में ना लिखते रहें, क्योंकि सर आप जब डेफिनेशन देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी तो नहीं कर पाएंगे। ये आपको याद नहीं करना है, आपको ये डेफिनेशन समझना है, ये डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना है ना। ये डेफिनेशन जो लिखा हुआ है इसको आपको समझना है। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये आप ना नोट करते रहे कई जगह पे, 2-3 वर्ड में जब जाएंगे आप टेस्ट के लिए तो एक दिन में बस रिव्यू कराओ, चलते बने। कोई क्लास व्लास मत लेना गलती से भी, इसको बस रिव्यू करो, चलते बनो, सिंपल ऐसे करना। कोई भी पर्सन 20% का वोटिंग पावर रखता है कॉर्पोरेट डेटर में, तो ये क्या हो जाएगा सर, हमारा रिलेटिव हो जाएगा। और अगर हमने रखा हो तो ऑब्वियसली तब भी रिलेटिव होगा। हमने रखा हो या उसने रखा हो बात एक ही है, ठीक है, रिलेटिव रहेगा। एनी पर्सन कंट्रोल करता है कॉर्पोरेट डेटर को या बीओडी के कंपोजिशन को। अगर बीओडी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन की इतने डायरेक्टर होने चाहिए, इतने डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, तो अगर इन सबको अगर ये कंट्रोल करता है तो उस घड़ी उस केस में भी ये एनी पर्सन भी सर हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी पर्सन, ये हमारा हो जाएगा आर, रिलेटिव, ठीक है। एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन सर पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व हो, एक मिनट, हाँ, तो कोई भी पर्सन अगर पॉलिसी मेकिंग में अगर इन्वॉल्व है, पॉलिसी बनाने में इन्वॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली सर ये हमारा क्या रहेगा सर, हमारा क्या रहेगा सर, हमारा रिलेटिव रहेगा। हैविंग 2 or more बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद कॉमन कॉर्पोरेट डायरेक्टर, कॉमन विद कॉर्पोरेट डायरेक्टर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कॉमन है, किसमें से, कॉर्पोरेट डायरेक्टर। मतलब कॉर्पोरेट डायरेक्टर के 2 या 3 जो डायरेक्टर है वो किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो वो जिस कंपनी में डायरेक्टर है ना, तो सर वो भी सर हमारी क्या होगी सर, हमारी रिलेटेड हो जाएगी। तीसरा, इंटरचेंजेबल ऑफ मैनेजरल पर्सन विद कॉर्पोरेट डेटर, मतलब जो आपके मैनेजरल पर्सन है ना वो भी इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। मतलब कोई आपकी कंपनी एक्स लिमिटेड, लेकिन आप ना इंटरचेंज करते रहते हो, वाई लिमिटेड के कभी डायरेक्टर यहाँ आ जाते हैं, कभी एक्स लिमिटेड डायरेक्टर वहां पहुंच जाते हैं, इंटरचेंज होते रहता है। बहुत ज्यादा ही आप ओपन माइंडेड हो इन सब चीजों में, इंटरचेंज में, तो सर क्या होता है, वो भी हमारा क्या होगा, रिलेटिव हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड में क्या बोला है, एक्सचेंज ऑफ, ये लास्ट है, एक्सचेंज ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन। आप अपनी कंपनी की एसेंशियल इंफॉर्मेशन भी शेयर करते रहते हो उस कंपनी के साथ। मतलब सर आपने कोई फार्मूला बनाया, वो जो फार्मूला बनाया आपको पता सर बहुत ज़्यादा कीमती, अगर मैं चाहूँ तो रॉयल्टी में बेच सकता हूँ, और आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर वो उसके साथ आप शेयर कर रहे हो। आपकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ से सामान खरीदते हो, किसको सामान बेचते हो, कैसे बिजनेस होता है, कैसे धंधा होता है, वो सब एसेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आप शेयर कर रहे हो। तो उस घड़ी उस केस में भी ये जो एनी पर्सन है ना, एनी पर्सन, वो क्या हो जाएगा सर, हमारा हो जाएगा रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो रिलेटिव पार्टी की जो इतनी बड़ी डेफिनेशन दे रखे ना, वो याद करने की बजाय सर सिंपली आप अपना कंटेंट पे ध्यान दें, आप उसको याद करने की बजाय समझने पे ध्यान दें। अभी ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू जब ही सॉल्व कर पाओगे जब आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू इंडिविजुअल, सर आएगा ही नहीं क्वेश्चन, बहुत मुश्किल चांसेस है। क्यों सर, हम ना यहाँ पे पढ़ते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस और लिक्विडेशन प्रोसेस, जो कि लगता है कंपनी, एलएलपी या पर्सन विद लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कॉर्पोरेट पे। तो इंडिविजुअल के साथ क्या रिलेटिव है, क्या है, तो ये सब आने के चांसेस है नहीं, लेकिन एक बार आप रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा। रिसोल्यूशन एप्लीकेंट के बारे में बता चुका, रिसोल्यूशन प्लान, प्रोफेशनल एंड वोटिंग शेयर्स के बारे में बता चुका हूँ। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो हमारा मेन है, CIRP, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस सर है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया था अनेबल टू पे डेट है, उसके बीच में आपको एक रेजोल्यूशन प्लान बनाते हैं, एक यूनिट प्लान होता है, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन प्लान होता है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम बाउंडेशन है, इसमें बहुत एक अच्छी बात बोले कि सर ये टाइम बाउंड प्रोसेस है, मतलब ये लिमिटेड टाइम में ही खत्म होने वाला होगा। सर ये लिमिटेड टाइम क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें बच्चों को बड़ा 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 तकलीफ होता है, सर ये टाइम बाउंडेशन कब स्टार्ट होता है कैसे खत्म होता है। सर समझिएगा, टाइम कितना दे रखा है एज पर एक्ट, सर वो दे रखा है 180 डेज का। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो सकता है 90 डेज। ओवरऑल कंप्लीट हो सकता है वो होता है 30 डेज, 330 डेज। सर अब जब कैलकुलेट करोगे ना 180 प्लस में 90 ये होता है 270। अब आपके बच्चों के मन में क्या डाउट होता है, सर ये 60 दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए। तो ये जो 60 दिन है ना ये और कुछ नहीं लिटिगेशन के चक्कर में है। लिटिगेशन मतलब पूरे प्रोसेस की टाइमिंग जो दे रखी है वो दे रखी है 180 दिन। लेकिन जब हमने कोई रिजोल्यूशन प्लान रखा किसी के सामने तो हमें पता चला इसमें तो कुछ गड़बड़ है, इसमें तो कोई लिटिगेशन क्लेम है, ये प्रॉपर्टी शायद इसके नाम पे नहीं, ये क्लेम इसको दिलना नहीं चाहिए था, ये क्लेम ये क्यों लगा रहा है। तो ऐसे कई सारे लिटिगेशन हो सकते हैं। इन लिटिगेशन के चक्कर में ट्रिब्यूनल चाहे तो फर्दर एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन ओवरऑल जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, जो CIRP है, ये आपको खत्म होना चाहिए 330 डेज में, इंक्लूडिंग टाइम ऑफ क्या 180 प्लस 90, इंक्लूडिंग टाइम ऑफ 180 प्लस 90। ठीक है, ठीक है सर। आओ सर और एक चीज और सुनाते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपके पास MCQ आया, मिस्टर एक्स अनेबल टू कलेक्ट द डाटा ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टी, able to collect data about फॉरेन एसेट। फॉरेन में कोई एसेट है उसके बारे में डाटा कलेक्ट नहीं लग सकता, उसको लग रहा है कि 40 दिन का समय लगेगा, 40 दिन का अप्रोक्स समय लगेगा। तो एज ए कंसल्टेंट आप उसे बताओ कितना टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड के लिए हो सकता है A 91 डेज, B 100 days, but should be completed within 330, 50 days, D 30 days। अब आप जो बच्चे पढ़ के नहीं गए थे या समझ के नहीं गए थे वो सोचेंगे, वो पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 90 डेज हमने पढ़ा था यार, ऐसा तो नहीं है 91 डेज होना चाहिए, 91 डेज लग रहा है, या 100 डेज हो सकता है, बट सब्जेक्ट टू कंप्लीट विद इन 30 डेज। लेकिन हमने तो पढ़ा 90 डेज, हमने तो पढ़ा 90 डेज है, 90 डेज का तो ऑप्शन ही नहीं है। सर मैंने बोला सर मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि सर आप 90 डेज तक ही एक्सटेंड हो। सर आपकी रिक्वायरमेंट थी 40 दिन 40 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। आप कोई मार्जिन लेके 50 दिन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, लॉजिकल है। तो आंसर क्या होगा सर 50 डेज। 50 डेज के लिए आप एज ए कंसल्टेंट आप बोलोगे सर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ICAI की एक असम्पशन होती है, अगर डी ऑप्शन दे रखा है 90 डेज या दे रखा है नन ऑफ द अबव, तो ये डी आंसर रहेगा। मैंने क्या बोला सर 90 डेज की एग्जैक्ट लिमिट दे रखी है या नन ऑफ द अबव दे रखा है, तो आंसर रहेगा डी। लेकिन अगर हमारा 90 डेज का कोई ऐसा कुछ नहीं दे रखा, ना नन ऑफ द अबव दे रखा है, तो उस घड़ी उस केस में जितना उसको टाइम रिक्वायर्ड था उससे कुछ मार्जिन लेकर 50 डेज के लिए भी वो एक्सटेंड अप्लाई कर सकता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? और जनरली मैं आपको एक चीज बता दूं, 90 डेज एग्जैक्ट आएगा। तो सर आपने 50 डेज पर क्यों करा? क्योंकि कुछ टीचर्स है लक्ष्मी नगर में, तो वो पढ़ा रहे हैं, जैसा सुनने में आया, तो हमने सोचा हम भी पढ़ा दें। बाकी ये जो है ना इतना नहीं आएगा, 90 डेज एग्जैक्ट लिखकर आएगा या नन ऑफ द अबव। तो आप ये ही डी ऑप्शन पे ही ध्यान रखना, ठीक है।
ज़्यादा ना अपना ओवर स्मार्ट या कोई टीचर देखने के लिए क्लास अगर आपको उकसाता है ना कि ये चीज़ें भी होती है, या अपनी एमसीक्यू बुकलेट बेचने की कोशिश करता है, तो उससे अवॉइड रहें, सतर्क रहें, संभल के रहें। ठीक है, आ जाओ। ये हमने पढ़ लिया 180 डेज, एक्सटेंडेबल बाय 90 डेज, मैक्सिमम 330 डेज। ठीक है, प्रोसेस फ्लो कैसे चलता है? फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, जैसे हमने बताया, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट फाइल करता है। ठीक है, इफ एडमिटेड देन मोरेटियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाती है। अपॉइंटमेंट इंटीरियम लिमिट, हाँ ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ IRP, अपॉइंटमेंट करते हैं IRP, एंड कॉलिंग ऑफ क्लेम्स, फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये जो हमने आप पर पढ़ा है, एक बार आप जनरल रीड कर लीजिएगा अपने आप पॉज करके। हम आ जाते हैं मेन कंटेंट पे, जिस पे आपका क्वेश्चन आएगा। पहली लाइन में ही MCQ है, डिफॉल्ट का अमाउंट कितना होना चाहिए? कल को मेरा 10,000 रुपये का डिफॉल्ट है, क्या मैं आगे कंपनी को इंसॉल्वेंसी में ले जाऊं? क्या मेरे 10,000 का डिफॉल्ट है, क्या मैं इंसॉल्वेंसी पे ले जाऊं कंपनी को? नहीं सर, डिफॉल्ट का अमाउंट प्रिस्क्राइब कर रखा है, वो कर रखा है सर 1 करोड़। सर कितना अमाउंट प्रिस्क्राइब कर रखा है? सर वो कर रखा है 1 करोड़। 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर डिफॉल्ट है, इंडिविजुअली या ज्वाइंटली, मैंने क्या बोला, इंडिविजुअली या ज्वाइंटली, मतलब कई 2-3 NBFC मिलकर भी अगर चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं सर, यहाँ सर CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए आप कर सकते हैं अप्लाई, आप हैं एलिजिबल। आ जाए, अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? FC, OC एंड CD। इनका प्रोसेस क्या, डेज क्या, रिक्वायरमेंट क्या, एक्सेप्ट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो टाइम क्या। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। MCQ के लिए ये हो सकता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर दोबारा लगा दो स्टार, चांद, पहाड़, नदियां बहा दो, इसके ऊपर से सूरज भी निकाल दो, लेकिन ये समझ लो। ठीक है, डिफॉल्ट हुआ है, फाइनेंशियल क्रेडिटर को समझते हैं, फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर को सीरियल ऑर्डर में समझेंगे। ठीक है, डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय कॉर्पोरेट डेटर टू FC, फाइनेंशियल क्रेडिटर का हुआ है। तो वो जो भी डिफॉल्ट है ना, प्रिलिमिनरी, सबसे पहले क्या होगा? प्रिलिमिनरी सबसे पहले उस जो डिफॉल्ट है उसको रिकॉर्ड करो। एविडेंस जो है बैंक स्टेटमेंट, बैंक प्रूफ, या अगर बैंक खुद है तो अपना प्रूफ देगी। डिफॉल्ट विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में उसको रजिस्टर करेगी, नेम देगी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का। उसी वक्त वो जो एप्लीकेशन हो रही है ना, फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में वो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है का नाम खुद देगी। मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम देना अनिवार्य है। ठीक है, हु विल वर्क विद एज ए इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। सर वो कैसे काम करेगा? IRP जैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा सर? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, मतलब मैंने यार NBFC या बैंक हूँ, मेरा अगर डिफॉल्ट हुआ तो मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम दूंगा, वो काम करेगा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जैसा एक्ट में डिफाइन कर रखा है। और एनी अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कोई भी रिक्वायर्ड, उसके मतलब कोई एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ होगा, आपके बीच में समझौता हुआ होगा कि सर आप बाद में पे कर देंगे इतने इंटरेस्ट के साथ, तो वो सब भी कोई अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देंगे। फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल मेक एप्लीकेशन टू NCLT। सर किसको एप्लीकेशन करेगा? NCLT को, विद अबव रिटेल डिटेल ऑफ IP बी नॉमिनेटेड एज IRP, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात करते हैं। बहुत अच्छा, जिस पे क्वेश्चन MCQ आने के चांसेस लग रहे हैं मेरे को, लेकिन डेली MCQ हो रहे पेपर, मतलब आज भी MCQ का पेपर है, कल भी MCQ का पेपर है, परसों भी है। तो ये नहीं कि आज ऑपरेशनल क्रेडिट का क्वेश्चन आ गया तो कल भी आएगा, परसों भी आएगा, अब वो भूल जाओ। अब सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अब सब कुछ समझना जरूरी है। ठीक है, अब डिफॉल्ट हुआ इन पेमेंट बाय कॉर्पोरेट डेटर टू ऑपरेशनल क्रेडिटर। कॉर्पोरेट डेटर ने ऑपरेशनल क्रेडिटर को डिफॉल्ट कराया, तो उसके लिए सबसे पहले ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या करेगा? सर सबसे पहले वो डिमांड नोटिस इशू करता है प्लस इनवॉइस। मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए ये बोल दिया गया है, हे सुन ऑपरेशनल क्रेडिटर, तू एक डिमांड नोटिस इशू कर प्लस इनवॉइस। ये नहीं कि तू डायरेक्टली उठ के आ गया, अरे यार तू उससे पहले पैसे तो मांग, डिमांड तो कर, एफिडेविट में से बोल तो सही भाई क्यों नहीं पैसे दे रहा, तू दे तो सही, कोई डिमांड तो कर। कॉर्पोरेट डेटर जो डिमांड नोटिस इशू करा होगा ना, सेल विद इन 10 डेज रिस्पॉन्ड करेगा। उसको कंपलसरी 10 डेज में रिस्पॉन्ड करना ही होगा। अगर नहीं करता है तो रिस्पॉन्स नहीं करता तो वो अपना प्रूफ लगाएगा कि मैंने इसको डिलीवर करा था बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट है या नहीं, या एविडेंस ऑफ रीपेमेंट ऑफ बाय चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, मतलब
कि वो जो कॉर्पोरेट डेटर है वो 10 दिन के अंदर अंदर सेल विद इन 10 डेज रिस्पॉन्ड विद द एक्सिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। कॉर्पोरेट डेटर जिसके खिलाफ हम केस करने जा रहे हैं वो रिस्पॉन्ड करेगा कि हमारा कोई डिस्प्यूट है कि जो तुमने मटेरियल दिया था वो बहुत वाहियात क्वालिटी का था, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। एविडेंस ऑफ रीपेमेंट बाय चेक, पहले चेक दिया था वो बाउंस हो गया तो हमने दोबारा चेक बना के रखा हो, भाई तू आके ले जा। या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर एनईएफटी हमने कर चुके लेकिन बीच में अटका पड़ा है, हो चला जाएगा ट्रांसफर, ठीक है। Operational creditors shall make an application to NCLT with complete information and application, evidence of non-repayment, invoice and demand notice, evidence of no dispute के evidence होना चाहिए, no proceedings against IP nominated by OC। अब बच्चों का सबसे अच्छा ये डाउट आता है कि सर हमने डिमांड नोटिस की बात करी ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए, लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में ऐसा क्यों हुआ? सर जनरली आप देखेंगे तो जब बैंक से आप लोन लेते हो तो एक रीपेमेंट की स्केड्यूल बनकर आती है। रीपेमेंट स्केड्यूल में आपको बता रखा होता है, वो डिमांड करते हैं आपसे पैसे कि ये जो रीपेमेंट स्केड्यूल दिया है तो इस दिन तक आपका पेमेंट आ जाना चाहिए, ये आपको पहले ही प्री नोटिफाइड कर चुका होता है। तो इसीलिए इस घड़ी में इस केस में डिमांड नोटिस जैसा कोई चीज़ आता ही नहीं है। और आप जब प्री पेमेंट करते हैं किसी लोन का या इंटरेस्ट का तो आपने देखा होगा कोई इनवॉइस तो इशू नहीं होता, जनरली आपने पेमेंट करा इंटरेस्ट का तो वहाँ से एक रिसिप्ट कट के आ जाती है। वो कोई बैंक पहले से इनवॉइस रेज करता नहीं है चेक का या इनवॉइस का कि आपने लोन लिया है सर ये अब आपका इनवॉइस बन रहा है इंटरेस्ट का, ऐसा कभी हुआ है? पूछना अपने आप से, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ जनरली। तो इसलिए तुम दोनों चीज़ों को हटा दिया फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में। लॉजिकल है, रीजनिंग भी सही है और सही बनाया लॉ, बहुत बढ़िया परफेक्टली बनाया है, छोड़ो यार नाम लेंगे। कॉर्पोरेट डेटर अवेयर अबाउट ऑन डिफॉल्ट, कॉर्पोरेट डेटर के मैनेजमेंट को पता चलेगा कि सर हम ना कहीं गलत हैं। वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा, आईयू इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी याद कर लो, वर्ड इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में ऐड करेगा। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कॉर्पोरेट डेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन एनसीएलटी विद अबव डिटेल एंड डिटेल ऑफ आईपी एंड टू बी नॉमिनेटेड एज इंश्योरेंस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। हमने एफसी के केस में हमने बात करा कि वो इंश्योरेंस प्रोफेशनल अपॉइंट करता है। कॉर्पोरेट डेटर के केस में हमने बात करा कि सर वो भी इंश्योरेंस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करता है, आईपी अपॉइंट करता है जो कि नॉमिनेटेड होगा आईआरपी के लिए। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो नॉमिनेट करता है जो कि आईआरपी के लिए नॉमिनेट होगा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और हमने एफसी के केस में भी हमने बात करा कि वो आईपी की डिटेल देता है जो कि आईआरपी की तरह नॉमिनेट होता है। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में क्या हमने आईपी और आईआरपी के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो इस केस में इस घड़ी में आईबीबीआई नॉमिनेट करता है 10 डेज के अंदर। यहाँ मैंने क्या बताया, 10 डेज के अंदर अंदर आईबीबीआई 10 डेज के अंदर अंदर नॉमिनेट करता है, ठीक है। आगे आ जाओ, कहाँ लिखा है आगे प्रश्न लिखा, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। आ जाओ, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट हो रहा है विद इन 14 डेज एक्सेप्ट हो जाएगा, कमाल की बात है। यहाँ से क्या हो जाएगा सर, कमेंसमेंट डेट, जब एक्सेप्ट करा था जहाँ उसी दिन से कमेंसमेंट की डेट आती है, ये बात ध्यान रखना। और अपॉइंट नॉमिनेटेड आईपी एज आईआरपी, जो आईपी आपने नॉमिनेट करा था वही हमारा आईआरपी हो जाएगा। किसके केस में, एफसी एंड कॉर्पोरेट डेटर सीडी या सीए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, एफसी फाइनेंशियल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के केस में। लेकिन इफ नो आईपी इज नॉट नॉमिनेटेड, आईपी इज नॉमिनेटेड, ओसी आईबीआईबी हु विल गिव ए नॉमिनेशन विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर वो नॉमिनेट कर देगा। ओके, रिजेक्ट हुआ तो सर क्या होगा, 7 दिन का आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा। अगर रिजेक्ट हो गया तो कमेंसमेंट डेट क्या सर 15 तारीख मानी जाएगी, मतलब 1 तारीख को हमने अप्लाई करा था मई को, 15 मई हो गई, 15 मई को ही इन्होंने बोला कि नहीं एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो गया, फिर हमने दोबारा रीअप्लाई करा और 17 मई को अप्रूव हो गया। तो इस केस में सर हमारी कमेंसमेंट की डेट क्या होगी, 15 मई होगी जिस दिन वो 14 दिन एक्सपायर हुए, या 17 मई जिस दिन वो एप्लीकेशन अप्रूव हुआ। सो 17 मई जिस दिन वो अप्रूव होता है। कमेंसमेंट की डेट जब स्टार्ट होती है जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, ना कि जब वो 14 डेज एक्सपायर होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा, बढ़िया। अगला एमसीक्यू देखो, ये सब जो अब चल रहे हैं अब सारे के सारे एमसीक्यू मैं जानता हूँ, पहले जो मैंने आपको पढ़ाया थोड़ा बहुत 1-2 डेफिनेशन जो बीच में लगा वो लगा रहा क्या था। अब जो चीज़ें आ रही ना वो सारी की सारी एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अपनी मुंडे झटका लो, मस्त स्ट्रेट बैठ जाओ, पानी वानी की बोतल लेने रख लो। अब सारे के सारे अब एमसीक्यू ही चल रहे हैं और सारे के सारे एमसीक्यू, ठीक है। मतलब 1-2 डेफिनेशन बीच में था जरूरी बताना तो बता दिया, अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
हमने बोला कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉर्पोरेट डेटर नॉट इंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11, मतलब वो इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते कभी भी। ऐसे कौन लोग हैं जिनको मना कर दिया गया है नॉट इंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन? ऐसे कौन लोग हैं जिस पे अभी CIRP या प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस PPIRP प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है या कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, आप ये अभी चल ही रहा है तो आप क्या ही अप्लाई करोगे? आप फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, अंडरगोइंग का PPRIP, अभी आप चला ही रहे हो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में, आप PPIRP चला ही रहे हो तो सर अभी रुक जाओ, थोड़ा उसको खत्म तो होने दो, सांस तो लेने दो। कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड CIRP 12 months बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट डेटर जिस दिन एप्लीकेशन कर रहा है उससे 12 महीने पहले CIRP से होते हुए आया। तुम अभी बदनाम गलियों से होकर आए हो, तुम क्यों बदनाम होने की चाह रखते हो? तुम अभी खुद अपनी बदनाम गलियों से आ रखे हो, क्या दूसरों को बदनाम करते हो? समझ रहे हो? लास्ट 12 महीने में तुम खुद बदनाम होकर आ रखे हो, क्या दूसरों को बदनाम करते हो? तो CIRP प्रोसेस तुम्हारा हो चुका है कॉर्पोरेट डेटर का, तो तुम नहीं कर सकते हो। कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम रिजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड, मतलब एक तो तुम्हारा प्लान कंप्लीट हो चुका है या कोई तुम्हारा रिजोल्यूशन प्लान अगर अप्रूव हो चुका है कॉर्पोरेट डेटर केस में, 12 महीने का टाइम दे रखा है। कॉर्पोरेट डेटर वायलेटिंग द टर्म ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, किसी कॉर्पोरेट डेटर ने कोई रिजोल्यूशन प्लान था वो आपने वायलेट कर रखा, मतलब आपने क्या लॉ का उल्लंघन कर रखा है, तो आप नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम अ लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास, खत्म। लिक्विडेशन में क्या होता है सर, आप खत्म हो गए, आप बर्बाद हो गए, आपका तो वजूद ही खत्म करने में हम लगे पड़े हैं। अब आप क्या ही किसी के ऊपर एप्लीकेशन फाइल करोगे अंडर सेक्शन 11, अगर कुछ भी होगा तो इस प्रोसेस में डाल दीजिए। मतलब सिंपली वर्ड में क्या है, जो अगर करेंटली है करंट एप्लीकेशन में दे दो। मैं बताऊं, मतलब अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि CIRP PPRP चल ही रहा है तो आप अभी बता दो, लिक्विडेशन अभी खत्म हुआ है तो आप अभी बता दो, रिजोल्यूशन प्लान का वायलेशन कर रखा है तो अभी बता दो, जो भी है करंटली चल रहा है तो करंटली एप्लीकेशन में बता दो, ठीक है? ओके, कोई फ्रेश देने की जरूरत नहीं होती कॉर्पोरेट डेटर केस में। अगर करंटली चल रहा है तो करंटली एप्लीकेशन में बता दो। कॉर्पोरेट डेटर केस में अगर करंटली अगर कोई चीज चल रही है तो करंटली एप्लीकेशन में अपने बता दो कि हमें इससे ही पैसे लेने हैं, सर हमारी बिल्डिंग मत बिकवाओ। सर मेरा घर क्यों बिकवा रहे हो? सर मेरा घर मत बिकवाओ, अभी 10 करोड़ के पेमेंट उससे लेनी है, वो भी इंसॉल्वेंट है, उसके भी खिलाफ केस फाइल कर दो, उससे पैसे आ जाएंगे मेरे को, उससे पैसे आ जाएंगे 10-12 करोड़ रुपए, तो वो ले लीजिएगा। लॉजिकल है, इतना डिटेल में नहीं आएगा हमसे वैसे तो। विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन एडमिटेड, सर हमने कोई एप्लीकेशन दे रखी है, हमें पता चला यार हमने एप्लीकेशन दी, 7 दिन के अंदर अंदर ही भाई की लॉटरी लगी, पेमेंट आ गया, इन्वेस्टर से पैसे आ गए, इन्वेस्टर से क्या आ गए सर, पैसे आ गए, इन्वेस्टर से पैसे आ गए, उसको बस मतलब 40 करोड़ की डील थी वो साइन हो गई शार्क टैंक पे, वहां से उसको पैसे आ गए, उन्होंने हमारा पे ऑफ कर दिया, तो क्या सर हम विड्रॉ कर सकते हैं एप्लीकेशन? कर सकते हैं, तो कब कर सकते हैं, कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। और ना बच्चे इसमें गलती बहुत ज्यादा बड़ी करते हो, इसमें क्या बोल रखा है, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, मैंने क्या बोला, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉ इफ सेटलमेंट इज देयर विद द क्रेडिटर एंड द अप्रोप्रिएट फॉर्म इज फाइल्ड थ्रू IRP। मतलब बिफोर फॉर्मेशन मतलब COC आपकी बनी नहीं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनी नहीं, तो और आपका ना क्रेडिटर के साथ अगर सेटलमेंट हो गया विद द सेटलमेंट इज देयर विद द क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर के साथ सेटलमेंट हो गया तो आप फाइल कर सकते हो एक एप्लीकेशन IRP को और विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आफ्टर कमिटी ऑफ क्रेडिटर फॉर्म COC बन चुकी है, सारे मेहमान आ चुके हैं, अब जब सारे मेहमान आ चुके हैं तो ऐसे ही धक्के मार के नहीं निकाल सकते हो, 90% वोटिंग शेयर आपका लगेगा,
कितना लगेगा आफ्टर सीओसी 90%, आफ्टर सीओसी 90%, किसका सर आफ्टर सीओसी 90%, क्या 90%, कब लगेगा ये आफ्टर कमिटी ऑफ क्राइटेरिया। बिफोर के केस में सर क्या है, बिफोर के केस में क्या सर, बिफोर के केस में नो नो नो, लेकिन आफ्टर के केस में क्या है 90%। कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने तो बेहिचक बिना सोचे समझे 90% लगा के आ जाओ। मैंने क्या बोला, बिना सोचे समझे 90% लगा के आ जाओ। ओके आ जाओ। डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम और पब्लिक अनाउंसमेंट, बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत रिलैक्स। अब आप रिलैक्स हो जाओ क्योंकि ये मेरे को लग रहा है कि अब आगे जो है कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है। मोरेटोरियम आ गया है ना, बिल्कुल खास नहीं बचा हुआ, देख रहे हो आप, बिल्कुल एक भी चार्ट नहीं बचा हुआ, देखोगे ध्यान से तो एक भी चार्ट नहीं बचा हुआ, नहीं एक भी चीज़ नहीं बचा, एक भी चीज़ नहीं बचा है ना, एक भी चीज़ नहीं बचा। अरे ये सारे क्या दे रखे हैं है ना, कोई भी एक भी परसेंटेज नहीं बचा, बिल्कुल कोई प्लान के बारे में भी नहीं बचा ना, बिल्कुल। आ जाओ। आ जाओ। डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम। अब मोरेटोरियम क्या होता है बेसिकली, इज अ काल्म पीरियड, मतलब शांत रहें, शांत शांत रहें। स्पेलिंग गलत है तो अंग्रेजी में ले लो, काल्म पीरियड। कृपया शांत रहें, धैर्य बनाए रखें, सबका माल सबको मिलेगा, जिसका जितना जितने हिस्से में आएगा सबको मिलेगा। कृपया शांति बनाए रखें। मोरेटोरियम पीरियड, डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम, उसमें क्या क्या चीजें होती है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और पेंडिंग से। कोई भी केस वेस चल रहा है शांत हो जाओ, पहले ही उसको हम लंगा कर रहे हैं, पहले ही हम उसके कपड़े खोल रहे हैं। अगर आपका कोई भी केस लिटिगेशन या ड्यू अमाउंट है, मैंने क्या बोला, आपका कोई भी अगर स्टैट्यूटरी ड्यू अमाउंट है तो मेरे को अभी एप्लीकेशन में बता दो, जो अंदर CIRP चल रहा है ना करंट, उसमें बता दो। आप बोलोगे सर स्यू चल रहा था, इनकम टैक्स का डिमांड है सर, अभी करंट प्रोसेस चल रहा है, आप उसमें बता दो। अगर कुछ पैसा वैसा बचेगा तो एंड में आपको देख लिया जाएगा, जो एक हिरार्की होती है ना, कैसे कैसे किसको कितने पैसे देने, उसमें हम आपको दे देंगे। लेकिन जो भी सूट केस लिटिगेशन चल रहा है हमें अभी नहीं बताओ, ठीक है। आप अपना नंबर में लगाओ, सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। कोई भी चीज का ट्रांसफर डिस्पोजिंग एसेट नहीं कर सकते, कोई भी एसेट आप बेच नहीं सकते। एनी एक्शन फॉर क्लोजर, रिकवर, इन्फोर्स और एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रेडिट, कोई भी इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। रिकवर फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी बाय ऑनर लेजर, ऐसा कोई हरकत नहीं कर सकते, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम, ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम शैल हैव एन इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट ऑर्डर टिल द कंप्लीशन। मैंने क्या बोला, कंप्लीशन ऑफ द कॉर्पोरेशन सर्विसेज, मेरी एक तो लकीर भी सीधी। मोरेटोरियम पीरियड कब तक चलता है, मोरेटोरियम पीरियड जब तक चलेगा जब तक CIRP खत्म ना हो जाए। मैंने क्या बोला, मोरेटोरियम पीरियड कब तक चलेगा, जब तक ये आपका CIRP खत्म ना हो जाए। सर इसका मतलब क्या सर, हम अपना काम धाम धंध भेद सब बंद कर दें? नहीं, आप अपने इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेन देन आपका चलता रहेगा, लेकिन वो किसी को हार्म ना पहुंचाए, कोई रिलेटेड पार्टी ना हो। IRP इन सब चीज़ों का, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। हम IRP के हम जब रोल्स एंड ड्यूटीज देखेंगे तो उसमें बात करेंगे। पब्लिक नोटिस बता दे सकते हैं, सुनो गांव वालों, सुनो सभी गांव वालों कि ये कंपनी जा रही है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में। किसी को इसका कुछ भी लेना हो तो वो हमें बता दो, किसके कितने भी ड्यूज अमाउंट हो वो हमें बता दो। लेकिन कैसे बताएं, मैंने बोला कैसे बताएं सर, हम दे रहे हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डायरेक्टर का दे रहे हैं, अथॉरिटी का दे रहे हैं, इंटीरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की भी डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। उन सब चीजों का आपको बताना होगा। पेनल्टी और फॉल्स मिसलीडिंग क्लेम्स हुआ तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, साथ में आपको दंडित भी करेंगे। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट क्या है सबमिशन का, लास्ट डेट सबमिशन का क्या है वो बता दो, और कब CIRP खत्म होगा। मतलब मैंने कहा गांव वालों सुनो, तुम्हें इसका जितना भी कुछ भी लेना हो वो ले लेना। हमने पूछा हम कैसे लें, हम बताते कॉर्पोरेट डायरेक्टर का नेम एंड एड्रेस,
कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कब है, कब लास्ट डेट है और कैसे कैसे कब खत्म होगा वो भी। लेकिन हाँ गलत बताए तो दंडित करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ IRP, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। मैंने जैसा बताया था, FC ने जो बताया वही ले लेंगे। क्या बोला मैंने? FC ने जो बताया, FC ने जो एप्लीकेशन बताया वही ले लेंगे। बट हम ये ध्यान रखेंगे, नो प्रोसीडिंग सेल बी द पेंडिंग अगेंस्ट हिम। मतलब IRP को जो हमने नॉमिनेट करा उसके अगेंस्ट में ही कोई रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ना चल रखा हो, कोई वही दंडित ना हो रखा हो, वही बदनाम क्यों ना हो, जिसको हमने फरिश्ता समझा वही बदनाम गलियों में घूम रहा हो, बदनामी का रीजन ही वही हो। एप्लीकेशन इज मेड बाय OC। OC के केस में देखा था कि वो नॉमिनेशन तो करता नहीं, तो IBBI गिव देगा अपना प्रपोजल देगा। कितने दिन का समय दिया था? 10 दिन का समय दिया होगा। और ऑब्वियसली नो प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, नो प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। इन केस ऑफ द proposal of IRP is made with the application, then AA adjudicating authority shall appoint him within 14 days. The appointment of IRP can only be made till the resolution professional is appointed. Within 14 days में बनाएगा। अगर एप्लीकेशन में दे रखा है सर, मैं बोल सकता हूँ सर अप्रूवल की टाइमिंग भी 14 डेज थी। जी हाँ सर, मतलब जनरली क्या होता है, जिस दिन एप्लीकेशन अप्रूव होती है, जनरली जिस दिन एप्लीकेशन अप्रूव होती है ना, जिस दिन एप्लीकेशन अप्रूव होती है उसी दिन ना ये IRP भी अपॉइंट हो जाता है, उसी दिन ये IRP भी अपॉइंट हो जाता है। अब बात करते हैं की रोल्स ऑफ IRP। IRP के रोल्स क्या है, वो काम क्या कर सकते हैं और उसकी पावर क्या है। पावर मतलब उसकी शक्तियाँ, ये तो काम कर ही सकता है, उसको रोक ही नहीं सकते हैं। उसका रोल्स क्या है पूरे प्रोसेस में, इशुएंस ऑफ पब्लिक नोटिस बताना, सपोर्ट इन रिजोल्यूशन प्रोसेस, सपोर्ट करना। हेलो श्याम जी घर हैं? हाँ जी हैं, तो ठीक है सर हमें इतने पैसे लेने हैं, ठीक है जी आप ले लीजिए। रिजोल्यूशन प्रोसेस, क्लेम रिसीव्ड, जो भी क्लेम रिसीव्ड हुआ है कमेटी ऑफ क्रेडिटर का बनाना और कंडक्ट करना फर्स्ट मीटिंग। ओनली फर्स्ट मीटिंग के बारे में बताया, ये ध्यान रखिए। फर्स्ट मीटिंग IRP के थ्रू, फर्स्ट मीटिंग IRP के थ्रू। पावर क्या है IRP की? मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ CD, जो कॉर्पोरेट डेटर के मैनेजमेंट और अफेयर को मैनेज करना। सर हमने भी पढ़ा था सर, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए उसकी पावर दे रखी है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की कि सर एसेंशियल गुड्स के नाम पर सारे के सारे फंड अपने रिलेटेड पार्टी को तो ट्रांसफर कर दिया गलती से, बाहर तो नहीं भेज रहा, हवाला तो नहीं करने लग गया, तो इसलिए मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स की पावर उसको दे दी गई है कि एसेंशियल गुड्स के नाम पर आप दंगे ना मचाओ। एक्सरसाइज द पावर ऑफ BOD, ना केवल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर एक्सरसाइज कर सकते हो BOD की पावर और पार्टनर की, मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर की पावर है वो सब आपके पास जा चुके हैं। अगला क्या है, ऑल द ऑफिसर मैनेजर एम्प्लॉय द कंपनी विल रिपोर्ट द IRP को सारे के सारे रिपोर्ट करेंगे, और जो भी ऑफिसर्स मैनेजर्स जो भी कोई है वो सब सुन लो, IRP को करना। और इंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रक्शन दे सकता है ऑब्वियसली। अब हम कमेटी ऑफ क्रेडिटर बोल रहे हैं यार, थोड़ा ना चार्ट ही हमारा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, तो प्लीज़ बुरा ना माने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर, ये हुआ ठीक, देखो जरा। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ समझिएगा। हम बताए थे कमेटी ऑफ क्रेडिटर। भाई कमेटी ऑफ क्रेडिटर है कौन? ये है कौन कमेटी ऑफ क्रेडिटर? बहुत देर से बातें छीन रही थी। कमेटी ऑफ क्रेडिटर में बेसिकली जिनको पैसा लेना है, हमने क्या बोला, जिनको पैसा लेना है वो सब सुन लो, आ जाओ अपना पैसा लेने आ जाओ। हमने बोला ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है। इफ CD हैज ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो इस केस में ओनली FC ही बैठेंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर ही बैठेंगे। ऑब्वियसली सर जो लोग हैं जिनसे पैसा लेना है
जिनको पैसा लेना है वही बैठेगा ना, और कोई थोड़ी ना बैठ जाएगा। तो ओनली एफसी बैठेंगे। लेकिन अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर का अमाउंट 10% या उससे ज़्यादा है डेट के, ऑपरेशनल क्रेडिटर का मैंने क्या अमाउंट बोला, 10% या उससे ज़्यादा, 10% या उससे ज़्यादा है, तो वो बैठ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हो, कैन अटेंड द मीटिंग बट कांट वोट। सर क्या बात करो, मैं सही बात कर रहा हूँ, जो भी है यही सच है। ऑपरेशनल क्रेडिटर, आप सुन लो बात, अगर आपका ड्यू अमाउंट 10% या उससे ज़्यादा है तब भी आप बैठ सकते हो, लेकिन वोट नहीं कर सकते हो। ओनली एफसी विल बी द मेंबर। अगर एफसी है तो एफसी मेंबर होगा। अगर ऑपरेशनल क्राइटेरिया की बात करें, अगर वो भी है तो 10% से उससे ज़्यादा का डेट है तो आप बैठ सकते हो, वोट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई भी एफसी ना हो, अगर कोई भी एफसी ना हो तो उस केस में क्या होगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर 10 या 18 लार्जेस्ट, सबसे बड़े बड़े जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होंगे ना, बस वही बैठ सकते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे बड़े बड़े ऑपरेशनल क्रेडिटर होंगे ना, बस वही बैठ सकते हैं। और वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉय, एक वर्कमैन का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और एक एम्प्लॉय का। तो टोटल कितने होंगे बताओगे, 18, 1 + 1 टोटल हो गए 20। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये लोग जो बैठेंगे ना, ये लोग जो बैठ गए, इसी को बोलते हैं सीओसी। ठीक है, इसके 30 दिन के अंदर अंदर क्या करोगे, विद इन 30 डेज एनसीएलटी को रिपोर्ट कर दोगे। ठीक है, कंडक्ट ऑफ अदर मीटिंग ऑफ सीओसी। अब अदर मीटिंग करने के लिए सर हमने हमेशा कोरम पढ़ते हैं, लेकिन वोटिंग भी होती है। तो कोरम की जो लिमिट है वो क्या है सर, 33%। मिनिमम सर कितने होंगे, 33% हो गए। लेकिन अगर कोई कोरम नहीं हुआ तो अर्जेंट हो जाएगी मीटिंग, सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट डे। अगर उस अर्जेंट मीटिंग में भी कोई कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो अर्जेंट मीटिंग, देन मेंबर प्रेजेंट शैल बी द कोरम। मतलब 10% अगर आए तो 10% विल बी द कोरम। तो ये आपका हो जाता है एमसीक्यू, ये एक और एमसीक्यू हो जाता है, ये भी एमसीक्यू है। ऑल मीटिंग विल बी कंडक्टेड बाय आईआरपी, फर्स्ट वन बाय आईआरपी, फर्स्ट आईआरपी एंड देन आरपी। पहली जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर की बनेगी उसमें इंसॉल्वेशन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कंडक्ट करता है, उसके बाद आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। सर ये क्या होता है, सर हमें ना फर्स्ट मीटिंग में ना आरपी अपॉइंट करना होता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि अब पूरा लिक्विडेशन प्रोसेस हैंडल करेगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मतलब आप लोगों ने सबने लिटिगेशन क्लेम भेजा, सबने बताया। अब सर ऐसा क्यों होता है कि सर आरपी और आईआरपी चेंज होता है, सर इसको ये आगे कंटिन्यू नहीं रख सकते थे? जनरली यही होता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक बंदा था एक्स, उसका ना 1.5 करोड़ का ही अमाउंट ड्यू था। उस केस में ना पब्लिक नोटिस हुआ, पब्लिक नोटिस में पता चला कि ना एक बजाज एनबीएफसी है, उसके 50 करोड़ ड्यू है, वो चला गया। अब बताओ किसकी सुनी जाए, ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन है, और वो भी सिक्योर्ड है। तो बताओ किसका पलड़ा भारी है, बजाज एनबीएफसी का। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ना उन्होंने बोला कि जब फर्स्ट मीटिंग सीओसी की बन रही ना, जब सबने अपना क्लेम ला के लिया है, तो उस घड़ी में देख लो भाई आईआरपी को ही आरपी रखना है या कोई और आएगा। तो इसलिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, सेकंड मीटिंग के बाद से वो ही कंटिन्यू करता है। तो ये बात आप ध्यान रख लेना। मेंबर ऑफ कमिटी नोटिस शैल बी गिवन, नोटिस किसी को दिया जाता है। मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिट सस्पेंड अगर होती है तो बीओडी, सस्पेंडेड बीओडी और पार्टनर को भी दिया जाएगा। भाई हम आपको बता रहे हैं हम आपकी कंपनी कैसे कैसे बेच रहे हैं, अगर आपको कोई भी नोटिस दे रहे हैं आप समझ जाओ कि हम आपको ऐसे ऐसे बेच सकते हैं, ठीक है। मेंबर कमेटी ऑफ क्रेडिटर सस्पेंडेड बीओडी ऑपरेशनल क्रेडिटर को दिया जाएगा, जैसे मैंने बताया 10% या उससे ज़्यादा हो, बट नो वोटिंग राइट, नो रिलेटेड पार्टी अलाउड, कोई भी रिलेटेड पार्टी अलाउ नहीं होती है। आपको बकायदा केस आएगा कि हम इसको बंदे को नोटिस भेजना चाहते हैं, क्या भेज सकते हैं, आपको चेक करना होगा 2% पेड अप कैपिटल से ज़्यादा होल्ड तो नहीं करता प्राइवेट कंपनी में, रिलेटेड हो गई नहीं भेज सकते। ऊपर डेफिनेशन याद रखना। वोटिंग इन मीटिंग, अगर कोई भी अगर परसेंटेज नहीं दे रखी है तो मेजोरिटी से डिसाइड होता है। कितने सर, 51% से। अगर स्पेसिफिक परसेंटेज नॉट गिवन, स्पेसिफिक परसेंटेज नॉट गिवन, अगर स्पेसिफिक परसेंटेज अगर गिवन ना दे रखी हो तो दिखा ना लिखा हुआ, ठीक है, तो 51%। तो ठीक है, ये सब हो गया। आगे आ जाओ। रूल्स ऑफ मीटिंग।
मीटिंग के रूल्स क्या क्या है, परसेंटेज क्या है अंडर आईबीसी, बहुत बढ़िया। और रिजोल्यूशन प्लान क्या है, पर्सन एलिजिबल कौन कौन है, सबमिशन कैसे करना है, और अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। मतलब बहुत ही कम बचा है। आप एक बार देखो, एक बार रीड करो, मैं जब तक पानी पीऊँ। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, बहुत मेहनत किया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मीटिंग के रूल्स क्या क्या रहेंगे, हमने टाइम पीरियड पढ़ा है, ऊपर जो टाइम पीरियड पढ़ा था, उसके बाद फर्स्ट मीटिंग होने के बाद कई सारी मीटिंग होने, तो ये जो टाइम पीरियड पढ़ा है ऊपर, इधर आओ, इधर आओ जाओ, भूल जाते हो। ये प्रोसेस पढ़ा था, यहाँ मीटिंग होगी सी, उसके बाद भी तो कई सारी मीटिंग हो सकती है ना। हाँ जी सर, मीटिंग हो सकती है। तो सारी मीटिंग जो भी होगी उन सबके रूल्स क्या क्या आ जाए। फर्स्ट मीटिंग in 7 days of constitution of COC, constitution of committee, constitution creditor of, मैं भूल गया, कमेटी ऑफ क्रेडिटर COC। फर्स्ट मीटिंग कितने दिनों में होगी सर, 7 दिनों में होगी कमेटी ऑफ क्रेडिटर, जिसमें हम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं। जैसे मैंने बताया, IRP को ही हम जनरली क्या बोलते हैं, RP बना लेते हैं। कम्युनिकेट करेंगे इंसॉल्यूशन प्रोफेशनल को एंड कॉर्पोरेट डायरेक्टर को एंड एप्लीकेंट एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, फॉर न्यू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल COC विल मेक एन एप्लीकेशन टू NCLT को एप्लीकेशन देंगे। NCLT विल मेक एन रेफरेंस, सर क्या करेगा, रेफरेंस देगा टू IBBI को रेफरेंस देगा, और IBBI विल रिकमेंड न्यू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा। जो भी रिकमेंडेशन होगा, एग्जिस्टिंग IRP विल कंटिन्यू टिल न्यू RP इज अपॉइंटेड बाय NCLT। ठीक है, रिलेटेड पार्टी शैल नॉट बी द COC में वो नहीं होना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर आर नॉट अलाउड इन मीटिंग ऑफ COC। एक चीज बताओ, तुम्हारे खिलाफ हम केस कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ हम तुम्हारे कपड़े उतार रहे हैं, तुम नहीं बैठने देंगे? नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी बिक रही है, तुम्हारा सब कुछ बिक रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने गलत काम करा। ठीक है, तो हम तुम्हें कैसे बैठने देंगे? FCOC कैन अपॉइंट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्टी, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर किसी और का अपॉइंट कर सकते हैं। अभी एक चीज बताओ, बजाज NBFC का लोन आउटस्टैंडिंग था, उन्होंने केस कर रखा है, तो क्या उसके CEO उसके मालिक को बैठा दोगे? नहीं, अपॉइंट करेंगे, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ट्रस्टी होगा, वो बैठेगा। ही विल वर्क एज अ गार्डियन, एडमिनिस्ट्रेशन की तरह वर्क करेगा। रिम्यूनरेशन विल बी डिक्लेयर्ड एज पर एग्रीमेंट, जो भी उसका रिम्यूनरेशन होगा वो एज पर एग्रीमेंट होगा। कौन देगा रिम्यूनरेशन, वो सब एग्रीमेंट होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी हवाबाजी करो, नहीं सर आपका ट्रस्टी था, आप समझो मैं नहीं दे सकता, ऐसा भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, यहाँ एग्रीमेंट बड़ी याद रखना। ही कैन वोट क्या सर, he can vote different, he can vote for different financial creditor or operational credit separately। ठीक है, मतलब X appointed for FC and OC both allowed। ठीक है, यही चीज बोल रहा है। he can vote for different FC and OC separately, ये डिफरेंटली वोट कर सकता है FC एंड OC के डिफरेंटली। नॉट वोट इफ FC एंड OC डज नॉट गिव देयर कंसेंट वोट। ठीक है, अगर उन्होंने कंसेंट दे दिया कि आप वोट नहीं करोगे तो आप वोट नहीं करोगे, और आपने अभी पढ़ा भी था कि OC तो वोट ही नहीं कर सकता है, वोटिंग का राइट ही नहीं हो सकता, लेकिन X अपॉइंट हो सकता है दोनों के लिए। ठीक है, ही सेल फाइल इंस्ट्रक्शन गिवन टू हिम बाय FC OC टू COC। ठीक है, बहुत ईजी। फॉरवर्ड ऑल नोटिस एजेंडा ऑफ मीटिंग COC टू FC एंड OC। ओके, बहुत इजी। ये दे रखे परसेंटेज सबकी IBC की, ये तो भाई रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यू खींच लो फोटो, मैं भी आ रहा हूँ स्क्रीन में ताकि लगे। 10% ऑफ टोटल डेट है। OC रिसीव नोटिस ऑफ COC मीटिंग ऑफ FC बट नो वोटिंग एट 33% हमने देखा था। क्वेरम ऑफ वोटिंग, अगर कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं दे रखी है और किसी मीटिंग में कोई हमें अप्रूव करना है, कोई प्लान कुछ चीज करनी, तो 51% होगा। 66% का वोटिंग होता है। एक्सटेंड टाइम 90 डेज के लिए एक्सटेंड करना हो,
या अप्रूव ऑफ सीआरपी, सीआरपी प्रोसेस में जो भी हो अप्रूवल देना हो, अपॉइंट रिप्लेस आरपी, ठीक है, आरपी को अगर रिप्लेस करना हो, अपॉइंट करना हो या रिप्लेस करना हो, अपॉइंट करना हो या रिप्लेस करना हो, अपॉइंट करना हो या रिप्लेस करना हो, ठीक है, तो 66% लगेगा। सेक्शन ट्रांसैक्शन, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ सीओसी फॉर लिक्विडेशन, अगर कोई लिक्विडेशन का रिजोल्यूशन पास करना है तो 66% लगेगा। मैंने क्या बोला, रिजोल्यूशन पास करना है 66% का तो ये लगेगा, लेकिन अगर वॉलंटरी लिक्विडेट करना है, वॉलंटरी लिक्विडेट करना तो उसका है 66.67। सर ये क्या दोगलापन है, ये दोगलापन आपको याद रखना पड़ेगा। वॉलंटरी वर्ड आ गया, वॉलंटरी वर्ड आ गया तो 66.67, अदरवाइज 66% आपका लगेगा। सर ये दोगलापन है, ये दोगलापन याद रखना पड़ेगा। मैं होपलेस, आई एम कुछ नहीं कर सकता। 90% कमिटी ऑफ क्रेडिटर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन बाय एप्लीकेंट मेड बाय सीआरपी, मेड फॉर सीआरपी, बाय एप्लीकेंट मेड फॉर सीआरपी। मैंने क्या बताया, सीआरपी केस में 90% का वोटिंग पावर लगता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर का। ओके ओके, अब तो ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है। गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है और हमें बहुत जरूरी लगी। रिजोल्यूशन प्लान, प्रिपरेशन ऑफ प्लान और एक्सेप्टेंस ऑफ प्लान, ठीक है, बहुत ईजी। एक बार जनरल रीडिंग कर लो, मेरे को लगता नहीं है कोई आएगा क्वेश्चन, बट हाँ रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि अब डेली पेपर होंगे। आज पेपर है, कल पेपर है, परसों पेपर है, जैसे मैंने बताया। क्या भरोसा आ जाए, आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि इसी में से आ जाए, समझ रहे हो? तो अब कोई इंपॉर्टेंट बचा नहीं। पहले क्या होता था, 6 मंथ के इंटरवल पे हो रहा था। पहले तो 6 मंथ का, यहाँ 6 मंथ लिखो यार, तुम लोग कुछ और मीनिंग निकाल लोगे, फिर सोचोगे 6 मंथ का भी कोई टाइम लिमिट होती है। नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं 6 मंथ की। इसमें 6 मंथ के पेपर होता था, साल में 2 बार पेपर होते, तो हमें लगता था कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो गई। अब क्या ही रिपीट करोगे, कितनी बार रिपीट करोगे? हफ्ते में 7 दिन करोगे, महीने में 30 दिन करोगे? नहीं। तो ये चीज़ है। अ रिजोल्यूशन प्लान इज प्रपोज्ड अग्रीड टू बाय द डेटर क्रेडिटर, ठीक है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल प्रिपेयर द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम निकालेगा, कंटेन सीआरपी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बताएगा, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेंट रिजोल्यूशन बताएगा और अदर मैटर बताएगा। रिजोल्यूशन प्लान बताएगा, जो भी उसका प्लान होगा। अब एक्सेप्टेंस ऑफ प्लान, एक्सेप्टेंस ऑफ प्लान कितना होगा सर? बाय 66%। डिसीजन ऑफ सीओसी कैसे होगा? और सीओसी सेल कंसीडर द प्लान ऑफ रिवाइवल और डिसाइडेड, वो कितने टाइम में करेगा सर? 180 दिन के अंदर अंदर कर देगा। रिलेटेड पार्टी सेल सबमिट सच अप्रूवल, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, सॉरी आरपी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सबमिट अप्रूव्ड सीआरपी प्लान टू एनसीएलटी फॉर अप्रूवल। अगर कोई अपील है अगेंस्ट अप्रूवल ऑफ सीआरपी प्लान, अपील कैन बी फाइल, अपील फाइल कर सकते हो। प्लान इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, सर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ का, ठीक है। इरेगुलरिटी क्या है सर? आपने इरेगुलरिटी देख लिया कि सर ये फेवर कर रहा है, सर ये फेवर कर रहा है किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया डेटर को, हमें हमारा क्लेम को ना मतलब डाउन कर रहा है, ठीक है। इरेगुलरिटी दिख रही है प्लान में, जैसा हमने प्लान बनाया था उस प्लान के अकॉर्डिंगली चल ही नहीं रहा है, तो इरेगुलरिटी दिख रही है तो है। डेट ऑफ ओसी हो गया, सीआरपी कॉस्ट नॉट प्रोवाइडेड टू पेमेंट ऑफ प्रायोरिटी, सीआरपी का कॉस्ट है ना वो प्रोवाइड नहीं करा प्रायोरिटी को। ये देखो, मतलब सीआरपी की जो फीस थी ना 1 लाख रुपए, वो आपने प्रोवाइड नहीं करा है सिक्योर डेट से पहले। सिक्योर डेट थी सर बिल्डिंग की, वो बेचने से पहले आपको सिक्योर डेट क्रिएट करना था। उससे पहले भी कुछ लोगों की पेमेंट होनी, वो कौन है? वो ये लोग हैं जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो इस प्रोसेस में आगे बढ़े हुए हैं, तो उनकी पेमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वरना अदरवाइज तो वो प्लान नहीं अप्रूव करेंगे, वो आगे आएंगे नहीं। प्लान डज नॉट कंप्लाई विद द क्राइटेरिया ऑफ आईबीबीआई, आईबीबीआई का जो क्राइटेरिया था उसको नहीं फुलफिल कर रहे हैं। ये पर्सन इलिजिबल टू सबमिट प्लान। ऐसे कुछ खास लोग हैं, दिल के बहुत पास लोग हैं, जिनको हमने अलाउ नहीं कर रखा कि सर आप तो प्लान दे ही नहीं सकते। कौन है वो? अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, ये तो नाम आपको पता होता है। विलफुल डिफॉल्टर एज पर आर, माल्या, वो कौन था? माल्या पता नहीं, किंगफिशर दारू, विजय माल्या दारू याद आ गया। एज डिक्लेयर्ड एनपीए फॉर 1 ईयर, कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं। अरे यार ये तो इस वाले का था ना पहले, ठीक है। विजय माल्या विलफुल डिफॉल्टर। पर्सन इज अ प्रोमोटर और हु कंट्रोल अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, जो खुद अकाउंट कंट्रोल करता हो, मैनेज करता हो कॉर्पोरेट डेटर को, वो क्या ही करेगा? अकाउंट डिक्लेयर्ड एनपीए फॉर 1 ईयर, अकाउंट डिक्लेयर कर दिया आपका एनपीए फॉर 1 ईयर, तो आप क्या ही दोगे? आप खुद ही बदनाम हो, आप क्या ही कर रहे हो? डीलिंग इन प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, सर क्या बोला? प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में डीलिंग कर रहा है। ट्रांजैक्शन अंडर वैल्यूड, एक्सटॉर्शन, क्रेडिट, फ्रॉड, क्लाइंट ट्रांजैक्शन, फ्रॉड क्लाइंट एंड ट्रांजैक्शन, मतलब आप ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन मेरे होते जो एक्सटॉर्शनेट है और फ्रॉडुलेंट नेचर में है। मतलब क्या थी सर? ये 1 लाख में होनी चाहिए डेली, लेकिन आपने 10 लाख में करी है। टिश्यू पेपर
₹100 खरीदना चाहिए था, आपने खरीदा 1.5 लाख का। जरा सामने से पता चल रहा है एक्सटॉर्शनेट कर रखा है ट्रांजेक्शन, ठीक है। पनिशेबल विद जेल, सर जेल से आप होकर आ रखे हो, सर जेल से होकर आ रखे हो 2 साल या उससे ज़्यादा, 7 ईयर मोर इन एनी लॉ। मैंने क्या बोला, 7 ईयर्स और मोर इन एनी लॉ, लेकिन 2 साल या 2 साल से ज़्यादा सर किसमें, एज पर 12वें शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ये पढ़ना है नहीं पढ़ना, डायरेक्ट डिस्क्वालीफाइड एज पर कंपनीज एक्ट 2013, डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 है। प्रोहिबिटेड बाय सेबी, सेबी ने भी अंकल ने मना कर दिया, सेबी अंकल ने मना कर दिया। एग्जीक्यूटेड इन्फोर्स गारंटी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, एनी डिसेबिलिटी, कोई और डिसेबिलिटी है जो कि डीम्ड फिट हो। पर्सन कनेक्टेड विद ए एंड टू आई, मतलब इन सबसे रिलेटेड कोई पर्सन है तो वो भी डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब इनका रिलेटिव हो, इनडायरेक्टली वोट देने की कोशिश करो तो वो भी डिसअलाउड हो जाएगा। ये एक बार देख लेना, ये बहुत अच्छा है, ये एमसीक्यू में मेरे को लगता है कि आने की संभावना होती है। सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, रिजोल्यूशन प्लान कैसे कैसे सबमिट होगा एंड क्या रहना चाहिए, इसके बारे में हम जरा डिटेल में एक बार बात कर लें। रिजोल्यूशन प्लान शैल स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर पेमेंट, कॉस्ट ऑफ सीआरपी, सैलरी ऑफ आरपी, कॉस्ट ऑफ बिजनेस, पेपर वर्क, कॉस्ट ऑफ कंसल्टेंट, ETC। मतलब कि सिंपली वर्ड में जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो कॉस्टिंग पहले लगी थी, सबसे पहले प्राथमिकता पे आप उसको दोगे। फॉर डेट ऑफ ऑपरेशन का फाइनेंशियल क्रेडिटर पेमेंट इज अज्यूम्ड, फाइनेंशियल क्रेडिटर अज्यूम्ड हो चुके, मतलब उनको पेमेंट हो रखी है। अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर डेट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर इज ज़्यादा, तो इसको दे देंगे हम थोड़ा ज़्यादा। एप्लीकेंट सेल सबमिट प्लान विद एफिडेविट ऑफ सेक्शन 29A। आ जाओ, ये जो है ना एक हिरार्की होती है, इसको समझना कि सर पहले किसकी पेमेंट होगी, पहले किसकी, बाद में किसकी, तो नहीं, ये एक हायरार्की होती है, उस हायरार्की में पेमेंट होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। ये अभी के लिए स्किप करूँ, बट ये ध्यान रखना प्रायोरिटी में सबसे प्राथमिकता में जो कॉस्टिंग जो पे होती है वो होती है किसकी सर, CIRP की। सैलरी हो, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का हो, कोई पेपर वर्क हो, किसी ने एफिडेविट में अपना ऑन पॉकेट एक्सपेंस कर रखा हो, वो सब पेपर पहले सबसे पहले पे होता है, ठीक है। अप्रूवल और रिजोल्यूशन प्लान, रिजेक्शन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान हुआ तो सिंपली सर लिक्विडेशन प्रोसेस में जाओगे। अप्रूवल और रिजोल्यूशन प्लान ठीक है, तो मोरेटोरियम सीज होगा, मोरेटोरियम हट जाएगा और इम्प्लीमेंट हो जाएगा रिजोल्यूशन प्लान। मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपका अप्रूवल होगा तो मोरेटोरियम हट जाएगा और इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इम्प्लीमेंट के वक्त कोई प्रॉब्लम आई, अनसक्सेसफुल रहा तो क्या रहेगा सर, लिक्विडेशन प्रोसेस पे चला जाएगा। सक्सेसफुल हुआ तो कमाल की बात है सर, आप अपना बिजनेस रन करें नॉर्मली। रिजोल्यूशन प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे तो इसको अभी लीव कीजिए। हाँ, ये एक चीज़ है, ये एक बार आप पढ़ लो, रीड, ठीक है, और सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में, और प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये जो मैंने बोला रीड, ये भी समझ में नहीं आया तो ये भी कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड क्वेश्चन MCQ में सब करा दूंगा, ठीक है। ये आप रीड करें। थैंक यू, धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब।